Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 1, topographical sheets, color, signs and symbol. So student, in part 1 we have completed colors part. In this video we'll discuss signs and symbols. So students, we have completed till here in part 1. तो हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये जो साइन बेटा आपको कहीं पर भी दिख जाए, इसका मतलब होता है सीजनल स्ट्रीम। क्या होता है स्टूडेंट? सीजनल स्ट्रीम। सीजनल स्ट्रीम कहाँ पर होगी? जहाँ पर सॉइल पोरस होगी, ठीक है। दैट इज़ वाई दे अकर इन डेजर्ट वेयर सॉइल इज सैंडी। बेसिकली कहाँ पर मिलेंगी आपको? डेजर्ट में मिलेंगी, ठीक है। ये जो स्ट्रीम है ये ग्राउंड के ऊपर रहती हैं। एज लॉन्ग एज देयर इज़ वाटर फ्लोइंग इन दैम, जब तक पानी रहेगा, जब तक ये ग्राउंड के ऊपर दिखेंगी। वंस द रेनी सीजन इज़ ओवर सच स्ट्रीम डिसअपियर, और जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म, ये जो स्ट्रीम है ये भी ख़त्म हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाती हैं, ठीक है बात। तो ये जो सिंबल है किसका है? फिर से एक बार बताओ मुझे। सीजनल स्ट्रीम का। सीजनल स्ट्रीम कहाँ मिलती है स्टूडेंट्स? हमें जहाँ पर सॉइल पोरस होती है, ठीक है। जब तक पानी फ्लो करता रहेगा ये आपको दिखेंगी, ठीक है। और जैसे ही रेनी सीजन खत्म ये डिसअपियर हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाती है। अब हम बात करेंगे ये साइन किसका है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिंबल रिप्रेजेंट अ ड्राई रिवर बेड, ठीक है। क्या है? ड्राई रिवर बेड विथ ओनली थिन नैरो स्ट्रिंग ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। एक रिवर थी जो बहुत बड़ी थी, पर अब वो रिवर ड्राई अप हो गई है बच्चा। बहुत कम पानी उसके अंदर आज भी फ्लो कर रहा है। तो ये जो ब्लू कलर है बच्चा, ब्लू कलर किसको दिखाता है? वाटर को दिखाता है। ये जो है यहाँ पर ब्लू कलर नहीं, इट मीन्स यहाँ पर ड्राई है ना। तो बहुत बड़ा रिवर बेड था, पर अब उस रिवर बेड के अंदर पानी की एक थिन स्ट्रीम बची है, बाकी पूरा बेड सूख गया है, ठीक है। ड्राई रिवर बेड्स आर फाउंड इन प्लेसेस दैट हैव सीजनल रेनफॉल, ठीक है। जहाँ पर सीजनल रेनफॉल होगी ऑब्वियस सी बात है, वहीं पर आपको क्या मिलेंगे? ड्राई रिवर बेड्स। एंड इन एरिड रीजन, एरिड रीजन मतलब डेजर्ट रीजन में भी मिल सकते हैं आपको, और जहाँ पर सीजनल रेनफॉल होती है वहाँ पर भी आपको ये बेड्स देखने को मिलेंगे। चलो, अब ये क्या है? कॉन्फ्लुएंस का साइन है। काय का साइन है? एक रिवर बह रही है, उसमें एक छोटी सी रिवर आके मिल गई है। तो ये किसका साइन होता है बेटा? कॉन्फ्लुएंस। और कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? संगम। क्या मतलब होता है? संगम, ठीक है ना। दिस इज अ सिंबल ऑफ द कॉन्फ्लुएंस वे टू रिवर्स द ट्रिब्यूटरी, एक ट्रिब्यूटरी होगी और एक मेन रिवर होगी, वो दोनों जहाँ पर मिलती हैं उसे कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, और हिंदी में उसे संगम बोलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो इस डायग्राम में ये है आपके मेन रिवर और ये है इसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब वो रिवर्स जो मेन रिवर को पानी देती हैं, वो होती हैं ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरीज। स्टूडेंट, ये जो प्लस का साइन है ये किस किस कलर में बना हुआ है? ब्लू। ब्लू का मतलब क्या होता है? वाटर। तो जहाँ पर भी आपको ये प्लस का साइन मिले तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या होती है बेटा? वो एरिया जहाँ पर भी अंडरग्राउंड वाटर ऊपर की तरफ आ जाए, ज़मीन के ऊपर दिखने लग जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग, ठीक है। अंदर ज़मीन के अंदर जो पानी था वो ग्राउंड के ऊपर दिखने लगा, उसे क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का साइन है प्लस, ब्लू कलर का। अब ये किसकी साइन है? वाटरफॉल की। किसकी साइन है बच्चा? वाटरफॉल की। दिस इज सिंबल डिपिक्टिंग अ वाटरफॉल। ये किसको दिखा रहा है? वाटरफॉल को। फॉल्स आर वाटरफॉल्स बट द वर्ड इज शॉर्टन इन द मैप, ठीक है। वाटरफॉल्स को सिर्फ फॉल्स दिखाया है, ठीक है। फॉल मतलब गिर जाना, गिरने वाला फॉल, ठीक है। A numerical figure 16, 17 is printed next to the fall. Fall के पास में 16 और 17 मीटर भी गिवन है। स्टूडेंट्स, वाटरफॉल के बनने का रीज़न होता है स्टीप स्लोप। देखो, अगर किसी माउंटेन का स्लोप ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको कभी भी वाटरफॉल देखने को नहीं मिलेगा। पर कुछ माउंटेन्स के कैसे स्लोप होते हैं बेटा? स्टीप स्लोप, ठीक है। कैसे स्लोप होते हैं? स्टीप स्लोप। तो अगर ये रिवर यहाँ पर ओरिजिनेट होके यहाँ पर गिरेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या बना लेगी? वाटरफॉल। आपने चेन्नई एक्सप्रेस में देखा है ना एक वाटरफॉल, ठीक है।
अब समझ में आया वाटरफॉल कैसे बनते हैं। अगर स्लोप्स वाला माउंटेन होगा, प्रॉपर जेंटल स्लोप होंगे तो वाटरफॉल कभी भी नहीं बनेगा। जहाँ स्टीप स्लोप होंगे वहाँ पर वाटरफॉल बनते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, waterfalls occur when the water in a stream or a river fall down a steep slope। किसी भी स्ट्रीम का, किसी रिवर का पानी स्टीप स्लोप पे से नीचे की तरफ आए तो उसे क्या बनाएंगे कि वो क्या बनेगा, वाटरफॉल, ठीक है, झरना। जैसे ये पानी सीधे नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये सिंबल किसका है, तो ये सिंबल दो लाइनें हैं, तो दो लाइनें हैं, तो ये कुछ और भी तो हो सकता है, पर ये दो लाइनें हैं जिनका कलर ब्लू है, इसीलिए इनका मतलब होता है कैनाल, ठीक है। अ कैनाल इज अ चैनल कट थ्रू लैंड इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम लेक और रिवर टू सम डिस्टेंस प्लेसेस। एक मेन रिवर थी, उस मेन रिवर का वाटर अगर मुझे इस प्लेस ए पे पहुंचाना था तो मैंने यहाँ लैंड को डिग करके एक प्रॉपर चैनल बनाया जिससे मैं इस रिवर के वाटर को ए प्लेस तक लेके आ पाऊँ। क्या समझ में आया, कैनाल क्या होती हैं। कैनाल एक चैनल होती हैं कट थ्रू लैंड, कट थ्रू लैंड। वाई वी आर गोइंग टू कट टू द लैंड, फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू डिस्टेंट एरिया, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई है राजस्थान तक पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी मेन रिवर से अगर आपको किसी डिस्टेंस प्लेस तक पानी पहुंचाना है तो आप क्या बना सकते हैं, कैनाल बना सकते हैं। तो ये क्या साइन है स्टूडेंट्स, कैनाल का साइन, ठीक है। दो ब्लू लाइन है, कैनाल, ओके। तो अब पानी हमको एक जगह से दूसरी जगह क्यों ले जाना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ना हो, वहाँ पर क्रॉप्स के लिए वाटर अवेलेबल ना हो, तो कैनाल इन सब नीड्स को फुलफ़िल कर देता है। और आप लोग पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी कैनाल के राजस्थान पहुँचने के बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ गई है। स्टूडेंट ये जो गोल गोल ब्लू सिंबल दिख रहा है ये वेल का सिंबल है, काय का, वेल, वेल का मतलब होता है कुएं, ठीक है। तो वेल ब्लू कलर के डॉट से, फिल डॉट से दिखाया जाएगा, ठीक है। एक सर्कल है जिसमें ब्लू कलर फिल है, वो किसका साइन है स्टूडेंट्स, वेल का। वेल का मतलब होता है कुएं। वेल्स आर बोर्ड इनटू द ग्राउंड टिल द वाटर टेबल इज रीच्ड। कुआं हम कहाँ तक खोदेंगे बेटा, जहाँ तक हमें पानी ना मिल जाए। पहले मैंने इतनी डिगिंग की, पानी नहीं मिला, फिर थोड़ी डिगिंग और की, यहाँ आके मुझे पानी मिल गया। तो हमेशा वेल्स की डिगिंग कहाँ तक होगी, कहाँ तक वो बोर्ड किए जाएंगे, जहाँ तक वाटर टेबल मिल जाए। यहाँ पर हमें पानी मिल गया, हम यहाँ पे हमारी डिगिंग बंद कर देंगे। ये जो ट्राइंगल है ये किसका साइन होता है, डीप ट्यूबवेल्स, ये ट्यूबवेल का साइन है। ट्राइंगल, ट्यूबवेल और सर्कल फिल्ड विद ब्लू कलर किसका साइन है, वेल का। ब्लू कलर ट्राइंगल किसका साइन है, ट्यूबवेल का, बोरवेल का, ट्यूबवेल और बोरवेल। As these wells are dug deep into the earth with the help of machine, water has to be brought to the surface by pump that run on electricity। बेटा आपने कुआं तो नीचे तक बना दिया, पर अब इससे पानी ऊपर की तरफ लाना मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग उन्हें एक फैसिलिटी और कि आपका जो वेल है बहुत ज़्यादा अंदर तक चला गया है, अब उसमें आप मशीनें लगाएंगे जिससे पानी कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। और वो जो मशीन्स होंगी वो किससे रन करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी से रन करेंगी, ठीक है। स्टूडेंट जहाँ पर भी ट्यूबवेल मिल जाए का साइन मिल जाए, मतलब ये वाला साइन फिल्ड विद ब्लू कलर मिल जाए, इट मीन्स ये क्या का साइन है कि ट्यूबवेल का साइन तो है, पर ये भी दिखाता है कि यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी हो रही है, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की, वहीं पर हम क्या बनाते हैं बेटा, ट्यूबवेल, ठीक है। Wherever tubewells are indicated, it means the land in and ground around the place is being used intensively for agriculture। हम वो ज़मीन जिसको क्रॉप ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, वहीं पर बेसिकली हमें क्या मिलते हैं, ट्यूबवेल्स। चलो अब जब आपको ऐसा साइन मिल जाए, मैसनरी, अर्थवर्क, ये किसके साइन है बच्चा, ये साइन है डैम के। डैम मैन मेड भी हो मैन मेड स्ट्रक्चर है, मैन मेड हो सकते हैं बोलना चाह रही थी मैं, पर ऐसा बिल्कुल गलत है, मैन मेड ही होते हैं। डैम कैसे होते हैं स्टूडेंट, मैन मेड ही होते हैं। डैम इज़ अ मैन मेड स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस द रिवर। एक रिवर के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसको हम डैम बोलते हैं। और फिर से मैं बोल रही हूँ कि डैम हमेशा मैन मेड होंगे। रिवर नेचुरल होती है पर डैम्स मैन मेड होते हैं, जो किसके ऊपर बनाए जाते हैं, रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं भैया रिवर के ऊपर डैम्स,
टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, रिवर में वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, डैम्स। ठीक है, मैं चाहूँगी आप एक बार और डैम के साइन को देख लें। आई होप यू ऑल नो अमीबा। अमीबा देखा है सबने, नहीं देखा तो गूगल पे देखना। ठीक है, अगर आपको एक अजीब सा फिगर दिखे, ठीक है, जो कि सर्कल ना हो, जो ट्रायंगल भी ना हो, ठीक है, तो और उसके अंदर ब्लू कलर फिल हो जो अमीबा की तरह हो, वो किसका साइन है, रिजर्वायर का। ठीक है, और आर्टिफिशियल लेग भी इसी तरीके से दिखाएंगे और रिजर्वायर भी इसी तरीके से दिखाएंगे। रिजर्वायर शोन इन ब्लू आर पेरिनियल, जितने भी रिजर्वायर ब्लू कलर से दिखाए जाते हैं वो कैसे हैं, पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब मैंने पहले भी बताया, फिर से बताती हूँ, द रिवर और एनी वाटर बॉडी विच इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट अ ईयर इज कॉल्ड पेरिनियल। वो रिवर, स्ट्रीम, लेक जिसमें साल भर पानी हो बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल। रिजर्वायर आर ऑल्सो मेन मेड, रिजर्वायर भी कैसे होते हैं, मैन मेड। ये तो हम लोग जब पिक्चर बनाते हैं, ऐसे पिक्चर बनाते थे ना बचपन में, ऐसे माउंटेन बनाए, यहाँ से सन निकाल देते थे, यहाँ पर एक हट बना देते थे, फिर यहाँ पर पानी बनाते थे, और ये हट के पास क्या लगा देते थे, ग्रास ना। तो हम सबको पता है कि ये साइन किसका ही है, ग्रासलैंड का ही साइन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम क्या बनाते थे, ग्रास। तो ये साइन मिले मतलब ग्रासलैंड को आप दिखा रहे हैं। ठीक है, किसके ऊपर, टोपोग्राफिकल शीट पे ग्रासलैंड को दिखाने के लिए ये साइन यूज़ होता है। ग्रासलैंड कहाँ पर मिलते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर रेनफॉल एडिकेट नहीं होती है टू सपोर्ट ट्रीज, वेयर द एरिया विच इज़ नॉट एबल टू फाइंड adequate rainfall to support trees, that area became grassland, और that area are grassland only। ठीक है, वहाँ जहाँ पानी बहुत ज़्यादा ना गिरता हो, ठीक है, थोड़ा बहुत गिर जाता हो, तो उस एरिया में क्या होंगे बेटा, ग्रासलैंड्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी ग्रासलैंड ऐसा होगा जिसमें एक भी ट्री नहीं होता, ट्रीज होते हैं पर कम होते हैं। ठीक है, वो एरिया जहाँ पर नॉट एडिकेट का मतलब होता है पर्याप्त नहीं है, पानी इतना नहीं है कि वो ट्रीज़ को सपोर्ट कर सके, तो वहाँ पर क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, ग्रासलैंड। पर एक बात ध्यान रखना, कोई भी ग्रासलैंड ऐसा नहीं हो तो जहाँ एक भी पेड़ नहीं हो, पेड़ थोड़े बहुत मिल जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ग्रासलैंड वुड इंडिकेट पास्चर लैंड एंड कैटल रेयरिंग, अगर ग्रासलैंड है तो वहाँ पर कैटल रेयरिंग हो रही है। कैटल रेयरिंग का मतलब क्या होता है, वहाँ पर लोग एनिमल्स को रेयर कर रहे होंगे, पाल रहे होंगे, क्योंकि जितने भी हार्बीवोरस होते हैं उनका फेवरेट फूड ग्रास ही होती है ना, भले वो काऊ हो, गोट हो, शिप हो। तो पास्चर लैंड को दिखाते हैं, कैटल रेयरिंग को दिखाते हैं ग्रासलैंड। अब ये क्या है, दिस इंडिकेट्स, ये जो थोड़े स्माइली जैसे फिगर आपको दिख रहे हैं, ये क्या शो करते हैं, स्क्रब्स। ठीक है, स्क्रब्स आर वेरी शॉर्ट हार्डी ग्रासेस ऑन विच कैटल पर्टिकुलरली गोट थ्राइव। ठीक है, ये जो स्क्रब्स होते हैं बेसिकली किसके लिए होते हैं स्टूडेंट्स, गॉड्स के लिए होते हैं, और स्क्रब समझ के कुछ और ना समझ लेना, ये भी ग्रास जैसे ही होते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, ये कहाँ पर मिलेंगे हमको, एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में हमें मिल जाएंगे। ठीक है, वेयर स्क्रब एग्जिस्ट रेनफॉल इज लिटिल, स्क्रब वहीं पर मिलेंगे बेटा जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम हो रही होगी। ठीक है, यस, ये ट्री भी हमने हमारी पेंटिंग्स में कॉमनली बनाया है, सबने बनाया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैडम हम तो कोकोनट भी ऐसे ही बनाते थे, पर बेसिकली ये जो डायग्राम है, हो सकता है आपने कोकोनट की तरह बनाया हो, पर ये पाम को शो करता है, किसको शो करता है टोपो शीट में, पाम्स को। ठीक है, और पाम्स कहाँ मिलते हैं हमें, डेजर्ट में। ठीक है, कहाँ मिलते हैं बेटा, डेजर्ट में। पाम भी हमें कहाँ मिलते हैं, एक्सटेंसिवली फाउंड इन डेजर्ट कंडीशन। तो अभी इसको कोकोनट नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे, पाम, और पाम कहाँ मिलते हैं, डेजर्ट में। ठीक है, ये जो साइन है ये बम्बू का साइन है। ठीक है, बम्बू भी ग्रास फैमिली का ही पार्ट है, बम्बू भी एक टाइप की ग्रास ही है। तो बैम्बू किस फैमिली से आता है, ग्रास फैमिली से आता है। ठीक है, बैम्बू ग्रो इन ऑल प्लेसेस वेयर द रेनफॉल इज लाइट टू हैवी रेनफॉल जहाँ पर मिल जाएगी वहाँ पर बैम्बू ग्रो कर जाएगा। ठीक है, बैम्बू ग्रास फैमिली से आता है और उसका साइन ये है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर एफ किसके लिए शो होता है। तो आर एफ जहाँ बच्चा आपको मिल जाए, आर एफ रिजर्व फॉरेस्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट इज़ एन एरिया डिमार्केटेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
इसका डिमार्केशन, इसकी बाउंड्रीज कौन बना देता है? स्टूडेंट। इसको अलग कौन कर देता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग कर देता है। वेयर पीपल आर नॉट परमिटेड टू कट ट्रीज ईदर फॉर मेकिंग फर्नीचर और फॉर फायरवुड। RF रिजर्व फॉरेस्ट है, मतलब रिजर्व करके हमने रखा है ना, तो उसमें हम किसी को परमिशन देंगे क्या कि वो ट्रीज को कट कर ले, भले ही वो फर्नीचर हो या फायरवुड के लिए? नो। इन रिजर्व फॉरेस्ट इवन द एंट्रीज आर डिनाइड समवेयर। ठीक है, एंट्री भी नहीं मिलेगी, और सपोज करो एंट्री मिल गई तो आपको ट्रीज को कट करने की परमिशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। द लेटर RF आर प्रिंटेड ऑन द मैप, और RF आपको मैप्स में मिल जाएगा। फिर आता है PF प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। PF प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दिस सिंबलाइजेस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, PF क्या दिखाता है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट हैव बीन गिवन सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन विथ लिमिटेड ग्रेजिंग राइट। इसे प्रोटेक्टेड रिजर्व में तो आपकी एंट्री बिल्कुल डिनाइड है, पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है? कुछ प्रोटेक्शन के साथ हम लोग क्या करते हैं? ग्रेजिंग राइट दे देते हैं। ग्रेजिंग मतलब सिंपल समझो, घास चराना। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? जब आपकी गॉट, शेप, काऊ, बफेलो जब घास को खाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग। तो हमने लिमिटेड ग्रेजिंग राइट दे दिए हैं एनिमल्स के लिए, पर वो एरिया कैसा है? प्रोटेक्टेड है। द PF इज ऑल्सो प्रिंटेड ऑन मैप। ठीक है, कहाँ कहाँ PF है आपको मैप में मिल जाएगा। चलो, अब ये जो रेड साइन है, अभी हमने देखा ऊपर 2 साइन में ब्लैक यूज़ हुआ है, यहाँ पर रेड। तो रेड हमेशा क्या दिखाता है? सेटलमेंट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था ना। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर परमानेंट हट। ये सिंबल किसको दिखाता है? परमानेंट हट को। ठीक है, इट विल नॉट बी टेकन डाउन इन द फोरसीएबल फ्यूचर एंड हैज़ बीन बिल्ट ऑन परमानेंट बेसिस। सो स्टूडेंट, इसको अपनी जगह से हम हिला नहीं सकते। हो सकता है ये हमने परमानेंट बेसिस, हो सकता नहीं है ये हमने परमानेंट बेसिस पे बना दी है। तो ऐसा साइन जब दिख रहा है, स्क्वायर फिल्ड विथ रेड कलर इज द साइन ऑफ परमानेंट हट। ओ माय गॉड, अब खाली खाली सिर्फ बाउंड्रीज रेड से बनाई है और पूरा बॉक्स खाली है, फिल्ड नहीं है। ये टेम्परेरी हट का एग्जांपल है। इनको किसी भी टाइम हम जगह से हटा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें फ्यूचर में कभी नीड लगती है, ज़रूरत लगती है, तो हम इन हट्स को हटा सकते हैं। पर ये जिसमें रेड कलर फिल्ड होता है बच्चा, इसको हम फ्यूचर में भी नहीं हटा सकते। सिर्फ हम इसको क्या बना सकते हैं? परमानेंट बना देंगे। परमानेंट बेसिस पे बना दिया है। और ये जो जिसमें रेड कलर फिल्ड नहीं है, इसको फ्यूचर में हम कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है, यस, ये जो साइन है ये सैंड ड्यून्स की साइन है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं स्टूडेंट? रेत के जो पहाड़ बन जाते हैं, जब सैंडी एरिया में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो एक जगह से सैंड उठ के एक दूसरी जगह हीप बना लेती है। उस हीप को ही हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। ठीक है, और इसका सैंड ड्यून्स बनाने का मेन रीज़न होती है कौन? विंड। ठीक है, और कहाँ मिलेगी सैंड? डेजर्ट रीजन में। अदर सिंबल्स की अगर हम बात करें, अब हम लोग फटाफट से देखेंगे कुछ और सिंबल जो भी टोपोग्राफिकल शीट पे दिखते हैं। CG स्टैंड्स फॉर कैंपिंग ग्राउंड। वो एरिया जो कैंप्स के लिए है, वहाँ पर क्या है? साइन मिलेगा कैंपिंग ग्राउंड। फोर्ट का साइन ये है। टेलीग्राम ऑफिस का TO। टेलीग्राफ ऑफिस का क्या मिलेगा आपको? TO। डाक बंगलो को आपका क्या मिलेगा? DB। ठीक है, डाक बंगलो, तो डाक बंगलो DB। डाक बंगलो ये भी ब्रिटिश के टाइम पर बने हुए, और ये पोस्टल सर्विसेज के लिए यूज़ हुआ जाता था। डाक बंगलो DB, टेलीग्राम ऑफिस TO, फोर्ट ये वाला जो साइन आएगा, और कैंपिंग ग्राउंड CG। याद रखना बेटा, कैंपिंग ग्राउंड CG, फोर्ट ये साइन आप याद रखेंगे। टेलीग्राफ ऑफिस TO, डाक बंगलो DB, डाक बंगलो DB। पुलिस स्टेशन वेरी सिंपल PS। चर्च का साइन ये होगा, ऊपर क्रॉस मिलेगा। टेंपल की साइन टेंपल की तरह मिल जाएगा। देख के हम बता सकते हैं कि ये टेंपल का साइन है। ये मॉस्क्यू का साइन है। मॉस्क्यू हमेशा स्क्वायर शेप की रहती थी। टेंपल हमेशा हमने देखा ऐसे रहता था। ठीक है, रेस्ट हाउस RH, रेस्ट हाउस RH। पुलिस स्टेशन PS। ईदगाह दिखाएंगे आप इस तरीके से, ईदगाह। ईदगाह और मॉस्क्यू में डिफरेंस समझ लो जरा। ये ईदगाह का साइन है, ये मॉस्क्यू का साइन है, कंफ्यूज नहीं होना। ईदगाह ईदगाह है, मॉस्क्यू मॉस्क्यू है। दोनों के साइन में भी डिफरेंस है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टूम, ग्रेव्स, डिस्पेंसरी, ऑफिस से बात है, डॉक्टर प्लस डिस्पेंसरी। पोस्ट ऑफिस का PO आपको पता है। लाइट हाउसेस का ये साइन होता है, ध्यान रखना स्टूडेंट। बस एक फेस लगाने की जरूरत है, नहीं तो भूत बन सकता है। एरोड्रम का ये साइन होगा। एरोड्रम का साइन ये है, ध्यान रखना। ये प्लेन की तरह दिख रहा है ना,
प्लेन अगर किसी सर्कल में है तो वो एरोड्रम का साइन है, लाइट हाउसेस का साइन ध्यान रखो, पोस्ट ऑफिस पीओ, डिस्पेंसरी प्लस, ग्रेव, टोम, ईदगाह। ईदगाह मॉस्क्यू में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से बना के देख लेना सारे डायग्राम। RH रेस्ट हाउसेस, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वाई डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वाई डैम्स आर कॉल्ड, आपने हो सकता है आपकी जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी हो, डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है क्या। तो डैम्स को हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं बच्चा, ये हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं, इरीगेशन। इरीगेशन वो वर्ड है जब आप खेतों में पानी देते हो, व्हेन यू आर गिविंग वाटर टू योर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड इज कॉल्ड इरीगेशन, ठीक है। खेतों में पानी देना इरीगेशन होता है। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हम डैम को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पानी, इरीगेशन, सिंचाई के लिए भी पानी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है डैम से, वाटर का फ्लो कंट्रोल होता है, साथ में फ्लड कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, फ्लड कंट्रोल होगी, इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इरिगेशन के लिए वाटर मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, साथ ही साथ बच्चों हमारे पास रिजर्व में वाटर रखा होगा। इतने सारे पर्पस को फुलफिल करता है कौन, डैम, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मल्टीपर्पज़। पहला पर्पस फ्लड को कंट्रोल करेगा, दूसरा पर्पस इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करेगा, थर्ड पर्पस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है। चलो, ये इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली होते हैं, इतने सारे हमारे ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के बाद भी ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अनफ्रेंडली होते हैं। दे सबमर्ज वास्ट रीजन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट लैंड। देखो बेटा, डैम छोटे मोटे नहीं होते हैं जिसमें एक कटोरा पानी आपने रख दिया हो गया, डैम बहुत बड़े बने होते हैं। तो इसमें हो सकता है इस प्लॉट का मैं यूज़ काय के लिए कर सकती थी, फॉरेस्ट एरिया के लिए कर सकती थी, इसको मैं एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ कर सकती थी, और इस पे यहाँ पर बहुत सारी शेड्यूल्ड ट्राइब रहती थी। पर क्योंकि मुझे डैम बनाना था तो मैंने इस शेड्यूल्ड ट्राइब को यहाँ से रिहेबिलिटेट किया, एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म कर दिया, फॉरेस्ट लैंड को ख़त्म कर दिया, और सिर्फ एक चीज़ बन गई डैम, ठीक है। पर दोनों की अपनी नीड है। तो ये आप बोल सकते हैं कि इतने सारे एडवांटेजेस के बाद एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे, ये एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म करता है, फॉरेस्ट एरिया को ख़त्म करता है, लोकल इकोलॉजी को ख़त्म करता है, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी कभी कभी प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब पता है ना आपको, वो ट्राइब जो कहाँ रहती है, फॉरेस्ट में। नाउ सेटलमेंट ऑन टोपोग्राफिकल शीट, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट, अच्छा पहले मैं इसी को क्लियर कर दूं कि मल्टीपर्पज़ पूछे कि वाई डैम्स आर नोन एज मल्टीपर्पज़, तो आप ये 3 रीज़न लिखना, ठीक है। पर अगर पूछा जाए वन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डैम्स, तो आप यहाँ से चालू कर देना, ठीक, कोई बात। सेटलमेंट ऑन टोपोग्राफिकल सीट। सेटलमेंट बेटा क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ हाउसेज होते हैं जो यूजुअली विलेज में भी मिल जाएंगे आपको और टाउन्स में भी मिल जाएंगे, जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। वेयर पीपल लिव, ईदर दे आर इन टाउन और विलेजेस। ग्रुप ऑफ हाउसेज आर नोन एज सेटलमेंट। अब जो सेटलमेंट का साइज़ है वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर रोड अवेलेबल है कि नहीं, रेलवे अवेलेबल है कि नहीं, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, रेस्ट हाउसेस, सारी चीज़ें जहाँ पर इजीली अवेलेबल होंगी बेटा, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, सेटलमेंट ज़्यादा होंगे। सेटलमेंट ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियस सी बात है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटलमेंट ग्रो करता है। लोकेशन एंड type of settlement are determined by various factors such as terrain, presence of water, suitable climate, presence of employment अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर आपसे या मुझसे पूछा जाए कि हम कहाँ रहना पसंद करेंगे और हमसे बोला जाए कि पहाड़ों के ऊपर रह लो, तो बेटा क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल तो है क्या, पर ये इजी है कि हम फॉरेस्ट मतलब माउंटेनियस रीजन पे बहुत बढ़िया सा घर बना लें, फिर वहाँ पर रेल पहुँचा दें, वहाँ पर बस पहुँचा दें, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, नहीं। माउंटेनियस रीजन पे ये सब कुछ थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। फिर ऑब्वियसली बात है कि सूटेबल क्लाइमेट भी हमें चाहिए, ना ही तो हम थार डेजर्ट में रहना पसंद करेंगे, ना ही हिमालयन माउंटेन पे रहना पसंद करेंगे। हमें कैसा क्लाइमेट चाहिए, सूटेबल, ना तो ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्मी हो। अच्छा, हम बहुत प्लीजेंट क्लाइमेट है, बिल्कुल ताज़ी हवा है, ग्रीनरी है, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हम वहाँ रहना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इतना ब्यूटी को एंजॉय करने के बाद हमें भूख भी लगती है, जिसके लिए हमें चाहिए पैसा, और पैसा मिलेगा एम्प्लॉयमेंट से। तो हमें कैसी जगह रहेंगे जहाँ पानी, सूटेबल क्लाइमेट, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ अवेलेबल हो।
सम सेटलमेंट आर परमानेंट, सम आर टेम्पररी। कुछ सेटलमेंट परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं, ठीक है। सेटलमेंट्स दैट आर बिल्ट एंड ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट। अब ध्यान रखना, मैम अगर डेफिनेशन पूछती है व्हाट एक्सप्लेन टेम्पररी सेटलमेंट, तो क्या बोलोगे? सेटलमेंट दैट आर बिल्ट एंड ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो सारे सेटलमेंट जो ऑक्यूपाई किए गए हैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, पीपल बिल्ड परमानेंट हाउसेज एंड इन कोर्स ऑफ टाइम सेटलमेंट डेवलप। परमानेंट सेटलमेंट में हमने अपने परमानेंट हाउसेज बना लिए हैं और धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें ग्रो होंगी, बढ़ेंगी, ठीक है बात। आपके आसपास और लोग आ जाएंगे रहने के लिए। तो टेम्पररी, जहाँ पर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जा रहे हैं, आपके जो हाउसेज हैं वो पक्के हाउसेज नहीं हैं। एंड परमानेंट सेटलमेंट में हमने परमानेंट हाउसेस बना लिए हैं। नाउ स्टूडेंट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है बच्चा? अगर मैं बात करूँ, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर है, दीज ऑल आर ऑक्यूपेशन, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप में अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो एज सच ऑक्यूपेशन किस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अब लोकल वे, अलग लोकल वेज होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं लैंड को यूटिलाइज करने के, लैंड को यूज़ करने के, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा? ऑक्यूपेशन सेट होगा। जैसे कि कुछ की अगर हम बात करें, कुछ कॉमन वेज की बात करें, बाय विच द लोकल इनहेबिटेट यूज़ द लैंड एरिया। कुछ कॉमन वेज हैं जहाँ पर, मतलब ये तो तरीका आपको हर जगह मिल ही जाएगा कि इन चीज़ों के लिए तो लैंड एरिया का यूज़ होता ही है। एग्रीकल्चर, इफ लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड इंडिकेट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप देन मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर। और कल्टीवेशन, जहाँ पर एग्रीकल्चर ट्रैक्ट बहुत बड़ा दिखाई दे, ठीक है, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड इंडिकेट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ओबियसली बात है वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या ही हैं? फार्मर हैं, कल्टिवेटर हैं। माइनिंग, इफ़ देयर आर इंडिकेशंस ऑफ माइंस एंड क्वेरीज, अगर आपको कोई प्लेस ऐसी मिले जहाँ पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर माइंस होंगी, क्वेरिंग हो रही होगी, ठीक है। क्वेरिंग और माइनिंग में एक ही डिफरेंस है बेटा कि क्वेरिंग आपको बहुत ज़्यादा डिगिंग नहीं करनी पड़ती, ऊपर ऊपर मिनरल्स अवेलेबल हो जाते हैं। माइनिंग के लिए थोड़ा सा अंदर अर्थ को डिग करके आपको अंदर जाना होता है, ठीक है। तो जहाँ पर माइंस ज़्यादा होंगी, ऑब्वियसली बात है वहाँ पर माइनिंग में काम करने वाले लोग का ऑक्यूपेशन क्या ही होगा? माइनिंग होगा, ठीक है। फिशिंग, अगर कोई सेटलमेंट बहुत बड़ी रिवर के पास है, सी कोस्ट के पास है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा बेटा? फिशिंग। अगर आप एक नदी के पास, बड़े से तालाब के पास, बड़ी सी नदी के पास रहते हैं तो आप क्या कर रहे होंगे? फिशिंग कर रहे होंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, तो अभी तक हमने कितने ऑक्यूपेशन पढ़े हैं? एक ऑक्यूपेशन हो सकता है आप किसान हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, दूसरा ऑक्यूपेशन हो सकता है माइनिंग, तीसरा हो सकता है फिशिंग, फोर्थ वन हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होते हैं? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो अगर आप किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके उससे कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं बच्चा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। Large settlements such as town will indicate the presence of factories and hence manufacturing will be the main occupation. वो टाउन सिटीज़ जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी वहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन क्या भी हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। ट्रेडिंग, a large settlement with many cart tracks, road, railway lines converging will indicate that town is a market town will access to trade and commerce। बेटा वो सेटलमेंट जहाँ पर बहुत सारे रोड हैं, रेलवे लाइन्स हैं, कन्वर्ज करती हैं, रोड भी हैं, रेलवे लाइन्स भी हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात होगा वो जो टाउन होगा वो मार्केट टाउन होगा, ठीक है, जहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत स्कोप होगा। तो कुछ लोग वहाँ पर बैंकिंग में काम कर रहे होंगे, कुछ इंश्योरेंस में काम कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज़ होगी। तो ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा एरिया है, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, जिसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो स्टूडेंट, जब हमने टोपोग्राफिकल शीट्स देखी थी तो उसमें देखा था बहुत सारी रेड लाइन्स थी अलग अलग विड्थ की, ठीक है, जो पूरी टोपोग्राफिकल शीट में एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। फिर बहुत सारी ब्लैक लाइन्स भी थी जो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, ठीक है ना, पढ़े। When you look at the topographical map, you will notice many red lines of varying width running all across it.
कुछ ब्लैक लाइंस भी हैं जो भी मैप के ऊपर रन कर रही हैं। ये लाइंस शो करती हैं रोडवेज, रेलवे ट्रैक, रोडवेज को भी और रेलवे ट्रैक्स को भी। दोज लाइन इंडिकेट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंट इन द एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में कम्युनिकेशन है नहीं है, ये शो करती हैं लाइंस। They also reflect the various mode of transport that are being used in area. ज़्यादा रेलवे है, ज़्यादा रोड है, रोड और रेलवे बराबर यूज़ होती है। ये सब रेड और ब्लैक लाइन से जाने वाली लाइनों के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप बता सकते हैं कि भाई ए एरिया में तो सबसे ज़्यादा रेलवे का यूज़ होता है, बी एरिया में रोड्स का यूज़ ज़्यादा है। यस, लैंड यूज़। लैंड यूज़ रेफर्स टू द वे ऑफ पीस ऑफ लैंड इज़ यूज्ड इन द एरिया। लैंड यूज़ का मतलब क्या होता है? आपके पास एक ज़मीन है, उस ज़मीन को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, उसको ही क्या बोलेंगे बेटा? लैंड यूज़। फिर से सुनना, लैंड यूज़ रेफर्स टू द वे अ पीस ऑफ लैंड इज़ यूज्ड इन दैट एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वही क्या होगा? लैंड यूज़। द रिलीफ ऑफ द लैंड डिटरमिन द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट टेक प्लेस ऑन द लैंड। ऑब्वियसली बात है, रिलीफ फीचर पे डिपेंड करेगा कि उस ज़मीन का यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इन हाईलैंड सच एज हिल्स, माउंटेन एंड प्लेटोज वेयर द स्लोप ऑफ लैंड इज जनरली स्टीप, द लैंड इज यूज फॉर ग्रेजिंग शिप्स एंड गोट्स। देखो बेटा, जब भी जेंटल स्लोप की हम बात करेंगे, जेंटल स्लोप ऐसा होगा कि आप एकदम से नहीं फिसलेंगी। पर जब हम स्टीप स्लोप की बात करें तो स्टीप स्लोप कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको स्टीप स्लोप्स मिलेंगे वो ग्रेजिंग ग्राउंड होंगे शिप्स के और गोट्स के लिए। ग्रेजिंग ग्राउंड, मैंने ग्रेजिंग का मतलब बताया है ना, ग्रास ईटिंग, मतलब चराना, जो घास का जो चरना होता है, घास का जो खाना होता है, घास को जिस तरीके से शेप गोट, काऊ बफेलो खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग, ठीक है। तो ग्रेजिंग लैंड किसके लिए? शिप और गोट्स के लिए मिल जाएगी। Most of the land is covered by forest which facilitate economic activities such as forest harvesting, lumbering. Lumbering का मतलब क्या होता है? पेड़ों की कटाई। What is the meaning of lumbering? पेड़ों की कटाई। फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, लंबरिंग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग इज़ ऑल्सो टेकन ऑन हिली स्लोप। हिली स्लोप पे आप लोग टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, राइस, बार्ले, टी ग्रो कर सकते हैं। वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ टेकन प्लेस ऑन lowland since cultivation of crop is easier on a flat surface than on sloping surface। बेटा, अगर आपको क्रॉप ग्रो करनी है तो यहाँ पर आप क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे, आप क्रॉप ग्रो प्लेन्स पे करेंगे। तो जो प्लेन्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे आप फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग कर लें, लंबरिंग करें, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज एंडेड here. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.